फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम काव्य शास्त्र से संबंधित पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और इससे पूर्व आपने देखा 125 तक हमने क्वेश्चन करवाया है और आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं लगी होंगी। देखिए यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया। रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया है। यह पश्चिमी सिद्धांत है, आत्मिक आनंद की प्रक्रिया है, संगीत से संबंधित है, कला रचना के अनेक स्तर मानता है और कलाकार को बढ़ावा देता है। ये देखिए छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ पे जो आपको विकल्प देते हैं ना, ये 5 विकल्प देते हैं। हालांकि ये 2014 का पेपर का है पैटर्न, जिसमें देखिए आपको 5 वो दिए हैं, तो 1-2 नहीं, कन्फ्यूजन के लिए आपको जब क्लियर हो तभी कर पाएंगे। तो ये देखिए कि रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध किया, यह कलावाद को बढ़ावा देता है। तो रामचंद्र शुक्ल ने अभिव्यंजनावाद का विरोध क्यों किया? अभिव्यंजनावाद का विरोध इसलिए किया कि यह कलावाद को बढ़ावा देता है। अभिव्यंजनावाद के जनक पाश्चात्य काव्यशास्त्री क्रोचे हैं। तो देखिए इसके जो है ये तो इसके क्रोचे हैं, तो ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो है एक तरीके से ये जो है बढ़ावा देने के काम में आते हैं। यानी अगर आप देखें कि यहाँ पे क्रोचे, तो ये क्रोचे हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए ये क्रोचे जो है बेसिकली ये बढ़ावा देने का काम करते हैं। क्रोचे अभिव्यंजना को आत्मिक क्रिया मानते हैं। क्रोचे ने क्रोचे ने ये माना कि ये तो आत्मिक क्रिया है। क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद में कला निर्माण के कितने चरण माने हैं? संस्कार को माना है, अभिव्यंजना को माना है, सौंदर्य मूलक आनंद को माना है। तो संस्कार होना चाहिए, अभिव्यंजना हो जाना चाहिए, सौंदर्य मूलक आनंद, सौंदर्य की ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण। तो शुक्ल जी ने अभिव्यंजनावाद का क्यों विरोध किया? क्योंकि वो कलावाद को बढ़ावा देता है। और अभिव्यंजनावाद के जनक कौन है? तो पाश्चात्य काव्यशास्त्री क्रोचे हैं। क्रोचे क्यों अभिव्यंजनावाद को बढ़ावा देते हैं? तो वो आत्मिक क्रिया मानते हैं कि ये बढ़ना ही चाहिए। और कला के निर्माण में उन्होंने संस्कार, अभिव्यंजना, सौंदर्य मूलक आनंद, सौंदर्य का ध्वनि, गति, रेखा, रंग आदि में रूपांतरण भी बताया है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखें 127 नंबर का क्वेश्चन कि काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? काव्य के हेतु के लिए प्रतिभा जो है, तो काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है? तो भामा, रुद्र, दंडी, मम्मट। काव्य हेतु प्रतिभा के लिए आचार्य मम्मट ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है किसके बारे में इन्होंने कहा? आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने किस चीज़ का प्रयोग किया है? शब्द शक्ति के बारे में प्रयोग किया है। तो ये ध्यान रखना है, शब्द शक्ति के बारे में इन्होंने प्रयोग किया है। बाकी प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, काव्य हेतु को बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग वामन ने किया। काव्य हेतु किसी कवि की वो शक्ति है जिससे वह काव्य रचना में समर्थ होता है, ठीक है, और इसके तहत काव्य सृजन की विविध प्रक्रियाओं का विवेचन करता है। काव्य हेतु में हेतु का अर्थ क्या होता है? कभी भी देखिए एक टॉपिक आपको पढ़ना, काव्य हेतु। हेतु का मतलब क्या है कि कोई भी काव्य आपने किस कारण से लिखा, कौन से फैक्टर थे जो आपको उसको लिखने के लिए उत्प्रेरित किए, तो ये समझना है। और ये क्वेश्चन है कि काव्य हेतु प्रतिभा के लिए मम्मट ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया था। नहीं तो प्रतिभा कहा जाता है ना, ज़्यादातर आप देखिए काव्य के हेतु में प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास होता है। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास की जगह पे जो प्रतिभा टर्म है, इसको इन्होंने इससे रिप्लेस कर दिया शक्ति के साथ। तो वही पूछता है कि शक्ति को रिप्लेस यानी प्रतिभा को रिप्लेस कर शक्ति किसने कहा था? तो मम्मट ने कहा था। ये चीज़ ध्यान रखना है। और काव्य हेतु किसी कवि की वो शक्ति होती है जिससे वो काव्य रचना करने में समर्थ होता है। इसके तहत काव्य सृजन की विविध प्रक्रियाओं का विवेचन होता है। काव्य हेतु में हेतु का मतलब कारण होता है। आचार्य भामा ने भी प्रतिभा को ही काव्य हेतु माना है तथा दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा को काव्य हेतु माना है। तो देखिए दंडी ने क्या माना है कि जो हमारे अंदर होता है प्रतिभा, वो बेसिकली नैसर्गिक, नेचुरल होता है। जबकि रुद्रट के अनुसार काव्य के 3 हेतु हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास। इन्होंने प्रतिभा के 2 भेद कहे हैं, सहजा तथा उत्पाद्या। तो रुद्रट का और एक चीज़ है कि उन्होंने प्रतिभा को 2 भागों में बांट दिया। रुद्रट ने उन्होंने कहा कि एक जो प्रतिभा होती है सहजा होती है, एक उत्पाद्या होती है। तो सहजा और उत्पाद्या भी मान लिया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है? ध्वनि, रस, रीति, अलंकार। गुण का संबंध बेसिकली ये रीति संबंध से है, रीति सिद्धांत से। गुण रीति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो रीति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वामन। वामन है ना, वामन किसके हैं? रीति। ये तो बहुत ज़रूरी है कि आपको ये ध्यान रहे कि रीति जो
है सिद्धांत जो उसके प्रवर्तक हैं वामन। अब इसके आगे देखिए तो आचार्य वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानी है। जैसे हमने वक्रोक्ति का बताया था आपको, ध्वनि का आनंद वर्धन ने माना था, तो सबने अपने अपने अनुसार माना है। तो अब भाई रीति के गुण हैं तो वामन ने रीति को मान लिया है, तो रीति को इन्होंने कहा ये रीति काव्य की आत्मा है। इन्होंने कहा रीतिरात्मा काव्यस्य। इन्होंने गुण तथा अलंकार का परस्पर विभेद यानी गुण और अलंकार का भेद करते हुए बताया कि गुण को अलंकार की अपेक्षा ज़्यादा महत्व दिया, कि जो क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी यानी गुण एक तरीके से, तो पूरे काव्य शास्त्र में आप अलंकार की ही चर्चा सुनते हैं। तो इन्होंने कहा भाई अलंकार से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी, गुण। आचार्य वामन ने वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली इन 3 रीतियों की कल्पना की थी। एक क्वेश्चन ये भी आता है रीति कितने प्रकार के हैं, तो आचार्य वामन ने रीति 3 प्रकार के बताए, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। आचार्य वामन ने 10 प्रकार के गुण, अभी देखिए हमने दोष पढ़ा था, 10 दोष, 20 दोष, फिर मम्मट 3 है ना, एक विश्वनाथ का तो 70 दोष पढ़ डाले। और यहाँ पे वामन ने कहा है कि 10 प्रकार के गुण होते हैं। तो ये देखिए क्वालिटी की बात कि 10 प्रकार के गुण होते हैं। शब्द तथा अर्थ को उभयगत मानकर 20 प्रकार के गुणों की कल्पना। अगर आप शब्द और अर्थ को उभयनिष्ठ कर दें, उभयगत कर दें, तो टोटल 20 हो जाएंगे। और ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन, रस सिद्धांत के भरत मुनि, अलंकार के भामा। तो यहाँ पे क्या क्या समझ में आया आपको? गुण का संबंध रीति से है, रीति के प्रवर्तक वामन है, और रीतिरात्मा काव्यस्य इन्होंने कहा है, गुण को अलंकार से ज़्यादा तवज्जो दी है। और इसके अलावा वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली 3 रीतियों की कल्पना की है, 10 गुण के बारे में बात की है। ये सारे तत्व को ध्यान रखिए। उषा सुनहली तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उषा सुनहली तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। उक्त पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना है, अभिधा है, लक्षणा है? तो उपयुक्त पंक्तियों में लक्षणा शब्द शक्ति है। प्रक्रिया पद्धति के आधार पर सब शक्ति 3 प्रकार के हैं, लक्षणा, व्यंजना, अभिधा। लक्षणा के बारे में बताया था कि अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ बोध लक्षणा कहलाते हैं। देखिए लक्षणा के भी 3 शर्त हैं, मुख्यार्थ में बाधा आनी चाहिए, मुख्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ में संबंध होनी चाहिए, तथा रूढ़ या प्रयोजन हो। तो कभी ये हो कि लक्षणा के कितने भेद हैं? तो 3 हैं। मुख्यार्थ में बाधा होना चाहिए, मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में संबंध होना चाहिए, रूढ़ या प्रयोजन होना चाहिए। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, तथा व्यंजना से ना मुख्यार्थ का ना लक्ष्यार्थ का बल्कि व्यंग्यार्थ का बोध होता है। और प्रतीचनार्थ और अलग अलग मतलब बताया था इससे पहले भी। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य कौन है? हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र है। भरत मुनि भी है। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य में डॉक्टर नगेंद्र भी हैं। साहित्य में पूछ रहे हैं ना, हिंदी साहित्य में डॉक्टर नगेंद्र। बाकी भरत मुनि तो विभावन उभावा व्याभिचारी संज्ञोदर रसा निष्पत्ति। रसवादी आचार्य में है भरत मुनि, अभिनव गुप्त, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, भोजराज शुक्ल। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन कौन से रसवादी हैं, कौन कौन से अलंकारवादी हैं। तो आपको रसवादी का पूरा लिस्ट यहाँ दिख गया। कौन कौन है? भरत मुनि, अभिनव गुप्त, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ, क्षेमेंद्र, भोजराज, रामचंद्र शुक्ल भी हैं। काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति क्या है? काव्य दोष का जो लक्षण बताने वाले विश्वनाथ है उनकी उक्ति क्या है? तो गुणो विपर्यायान आत्मनो दोषा, रसा परकर्षः दोषा, मुख्यात अतिराह दोषा, उद्देक जनको दोषा। तो इन्होंने कहा कि इसमें बताइए कौन सा दोष है काव्य दोष का लक्षण बताने वाले में। तो काव्य दोष का लक्षण बताने वाले आचार्य विश्वनाथ की उक्ति क्या है? विश्वनाथ ने क्या कहा है? रसाप, इसको लिख के अगर याद करिए ना तो थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से याद होता है। तो रसाप कर्षकः दोषा, रसाप कर्षकः दोषा, ये जो है विश्वनाथ का है। दोष का शाब्दिक अर्थ है गुण का अभाव, जिसके कारण काव्य के रसास्वादन में बाधा उत्पन्न होती है या व्यवधान होता है, उसे काव्य दोष कहते हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में क्या लिखा है? भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में लिखा है, एते दोषास्तु विज्ञः सुरभि नाटकास्र एतयम विपर्यस्तु गुणा काव्येषु कीर्तितः। भरत मुनि ने लिखा है। अतः जो काव्य की कीर्ति में हानि उत्पन्न करे वो काव्य का दोष है। आचार्य वामन क्या कहते हैं? काव्य सौंदर्य छेपा हेतुः त्यागाय दोषा ज्ञातव्या। अतः काव्य दोष वे तत्व हैं जो काव्य में सौंदर्य की हानि करते हैं। आचार्य दंडी दोष को काव्य विफलता का कारण मानते हैं। आचार्य भामा ने दोष के लिए कुकवित्व शब्द का प्रयोग किया है और कहा कुकवित्व साक्षात तो मृत्यु है। तो बहुत ही भयंकर जो वर्णन किया गया है कि वामन कहते हैं कि काव्य का जो सौंदर्य है, तो काव्य सौंदर्य छेपा हेत्वा त्याग दोषा ज्ञातवा।
अर्थात काव्य दोष वो तत्व है जो काव्य में सौंदर्य की हानि करता है। सही बात है, काव्य में दोष उत्पन्न कर दिया तो उसका सौंदर्य तो छीड़ हो गया। तो दंडी क्या कहते हैं? आचार्य दंडी दोष को काव्य की विफलता मानते हैं कि अगर कोई भी काव्य में आपके किसी भी तरीके से दोष आ गए तो दंडी जी क्या कहते हैं, भाई ये तो गलत है, तो ये काव्य की विफलता हो गई। भामक ने दोष के लिए कहा कुकवित्व। आचार्य मम्मट कहते हैं मुख्यार्थ हते है दोषा, अर्थात जो मुख्य अर्थ का अपकर्ष कर दे वही तो दोष है, ये मम्मट कहते हैं। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। कौन सा ऐसा है जो निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है? तो निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण कौन सा नहीं है? विनीत सुन लो हे भगवान हम सब बालक है नादान, मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे मंद मंद निकसी मुक्त मधुवंदे, नील सरोरु श्याम अरुण वारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर सैन, मधुमय बसंत जीवन वन के वह अंतरिक्ष की लहरों में कब आए तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। निम्नलिखित में से आपको माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है बताना है। तो बिनती सुन लो हे भगवान हम सब बालक हैं नादान, इसमें मधुर गुण का उदाहरण नहीं है। जिस प्रकार किसी मनुष्य के बाहरी रूप, उसकी चाल ढाल तथा व्यवहार को देखकर उसके गुणों का अनुमान लगाया जा सकता है, उसी प्रकार कविता के बाहरी स्वरूप को भी देखकर आप काव्य गुण की प्रतीति पता कर सकते हैं। जैसे मंद मंद मुरली बजावत अधर धरे मंद मंद निकस्यो मुकुद मधुवंते, नील सरोरु श्याम अरुण वारिज नयन, मधुमेह वसंत जीवन, तो थोड़ा सा आपको प्रसन्नता, उल्लासित ऐसा कुछ लगेगा आपको देखे। तो माधुर्य गुण कैसा गुण है? माधुर्य का अर्थ है चित्त को द्रवित कर देने वाला भाव, ये कानों को सुनने में भी अच्छा लगेगा, मधुर ध्वनि। और इसमें जैसे कटु वर्ड में पता है क्या नहीं आता, ट ठ ड झ भा छ त्र ज्ञ री। तो एक चीज़ ये मधुर गुण का आप ये ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको कटु वर्ड्स है तो आपको पता चल सकता है कि अगर उसमें ट ठ ड ज भ ये सब आ रहा है तो आपको जो कानों में कड़प्री भी ना लगे, तो उसका अभाव रहता है। यह प्रायः श्रृंगार करुण शांत और हास्य रसों में मिलता है, जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तो आपको सुनने में भी थोड़ा कड़प्री लगता है। ओज गुण में जहाँ कविता पढ़कर आपके अंदर जोश आ जाए, उत्साह आ जाए, तो वीर रस का संचार हो जाए, ओज गुण है। ओज गुण में भी कटु वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण, द्वित वर्ण और अनुप्रासंगिक पद प्रधान होते हैं। इसमें देखिए वहाँ पे तो नहीं आता, माधुर्य गुण में कटु वर्ण नहीं आता, लेकिन ओज गुण में कटु वर्ण आएगा, कठोर भी आएगा, संयुक्त आएगा, द्वित्व आएगा। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार हो रहा निशा का ज्ञान स्तब्ध, तो लगेगा वो चीज है ना। और प्रसाद गुण जिन गुणों के सुनने मात्र से अर्थ की प्रतीति हो, अर्ध की, जहाँ पर अत्यंत स्वच्छ सहज ग्राह रचना हो वहाँ प्रसाद गुण होता है। इसमें माधुर्य और रोज दोनों का कॉम्बिनेशन दिखता है। जैसे जैसी रही, मतलब कहते हैं जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। विभाव के कितने प्रकार होते हैं? 2, 5, 4, 8। तो विभाव के कितने प्रकार होते हैं? विभाव के 2 प्रकार होते हैं। जो व्यक्ति पदार्थ अथवा बाह्य विकार अन्य व्यक्ति के हृदय में भाव उद्रेक करता हो उन कारणों को हम विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद हैं, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन वह है जिसके प्रति आश्रय या पात्र के हृदय में कोई भाव स्थित हो, जैसे नायक के लिए नायिका और नायिका के लिए नायक। उद्दीपन वह है जिसमें आलम्बन के प्रति स्थित भाव उद्दीप्त हो। जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से ना हो किंतु उससे संबंधित हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली सब शक्ति को क्या कहेंगे? तो जब अर्थ का ग्रहण अभिधा से नहीं हो रहा है लेकिन उसी से जुड़ा कुछ है तो लक्षणा है। वे वाक्य जिनका साधारणता शाब्दिक अर्थ और भावार्थ समान हो तो उसे अभिधा कहते हैं। व्यंजना प्रयुक्त वो होता है वहाँ पे जहाँ वाक्य तो साधारण होता है लेकिन उसका प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अपना भिन्न मतलब निकलता है। सब शक्तियाँ 3 प्रकार की, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। औचित्य के आधार पर अगर देखा जाए तो औचित्य के आधार पर सामर्थ्य निर्णय, अर्थ निर्णय, सनिधि निर्णय, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे देखिए कि औचित्य के आधार पे अर्थ निर्णय होता है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं। इनका ग्रंथ क्या है? औचित्य विचार। इन्होंने औचित्य को रस का प्राण माना है। तो औचित्य के आधार पे अगर देखें तो जो है ये कहा गया है कि औचित्य के आधार पे अर्थ निर्णय होता है। औचित्य संप्रदाय के क्षेमेंद्र प्रवर्तक हैं। औचित्य विचार चर्चा इनका ग्रंथ है। इनमें से कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है? व्यंजना, विधा, करुणा, लक्षणा।
तो करुड़ा तो कोई भेद नहीं है, अभिधा लक्षण व्यंजना होता है। बाकी हमने अभिधा लक्षण व्यंजना कई बार बताया कि सीधे अगर बोध हो तो अभिधा है, मुख्य अर्थ में बाधा हो रही हो, है ना, रूढ़ या प्रयोजन हो, दोनों का कोई संबंध हो तो लक्षणा हो गया। व्यंजना तो जब अभिधा लक्षणा द्वारा अर्थ ग्रहण नहीं होता तो फिर जिस शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वो व्यंजना कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति आई ए रिचर्ड की नहीं है? अब देखिए, जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र हम पढ़ते हैं तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अनुसार कह रहा है कि कौन सी कृति इसमें से आई ए रिचर्ड की नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक, कल्चर एंड एनार्की, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। और ये दो बार क्वेश्चन आया, हरियाणा में भी आया है, वहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूजीसी नेट में भी आया है। तो कल्चर एंड एनार्की कृति आई ए रिचर्ड की नहीं है। देखिए, अनार्की कल्चर भी है और कल्चर के साथ क्या अनार्की भी है। यह 1869 में है। ये मैथ्यू अर्नाल्ड की रचना है। जबकि द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ऐसे याद कर सकते हैं इसको कि लिटरेरी यानी साहित्य का क्रिटिसिज्म, है ना, तो साहित्य का क्रिटिसिज्म जो कि 1924 में ये रिचर्ड का है। तो रिचर्ड ने क्या किया है, लिखा है लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में। और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, एक तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म तो है ही, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में। साइंस एंड पोएट्री 1926 में, द फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक 1936 में, इंटरप्रिटेशन एंड इन टीचिंग। तो ये सारी रचनाओं को आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान रखना है इनका। एक हमने तरीका आपको बताया कि आपको पहले ध्यान रखिए, जैसे लिख के ऐसा प्रैक्टिस करिए। जैसे रिचर्ड क्या है, लिटरेरी यानी साहित्य का भी क्रिटिसाइज किए हैं, प्रैक्टिकल भी क्रिटिसाइज किए हैं, और इन्होंने साइंस भी लिखा, पोएट्री भी लिखा 1926 में। फिर फिलॉसफी ऑफ रेटोरिक भी लिखा है, इंटरप्रिटेट किया है किस चीज़ को, टीचिंग को। तो कुछ ऐसा हिंट करके तो वो चीज़ें आपको ध्यान में आएंगी। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? वर्ण सौंदर्य सबसे बड़ा है, सभी अलंकार से भी बढ़ के क्या है, अलंकारों से भी बढ़कर है वर्ण का सौंदर्य। तो आचार्य भामा ने इस चीज़ को माना है कि अलंकार जाए साइड में, उन सबसे भी बड़ी चीज़ है वर्ण का सौंदर्य। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इनके ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार है। दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम काव्यादर्श है। लेकिन भामा ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से भी बढ़कर, कि वर्ण सौंदर्य तो सभी अलंकारों में बढ़कर, भले ही मैं अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक हूँ और मैंने काव्य अलंकार भी लिखा है, और दंडी के द्वारा काव्यादर्श लिखा गया, आनंद वर्धन ने ध्वनि संप्रदाय और इन्होंने ध्वन्यालोक लिखा है। शब्दार्थों सहितो काव्यम की यह परिभाषा किसने दी है? भामा, मम्मट, विश्वनाथ भरतमुनि। तो शब्दार्थों सहित, शब्द अर्थ सहित जो काव्य हो, काव्य की ये परिभाषा भामा ने दी है। किसने दी है? भामा ने दी है। शब्दार्थों सहितो काव्यम। देखिए, इसमें परिभाषाएं बहुत मतलब मायने रखती, तो परिभाषा वगैरह ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ तो है, भारतीय काव्य शास्त्र तो याद भी हो जाता अच्छे से। सबसे बड़ी समस्या पाश्चात्य में आती है, तो कोई अलग तो तरीका है नहीं इसको, मतलब बार बार वही लिख लिख के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें याद होगी। जैसे शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द अर्थ सहित काव्य, तो काव्य की ये परिभाषा भामा ने दी थी। भामा का क्या? काव्य अलंकार, जो 6 परिच्छेदों में विभक्त है। शेष ने काव्य लक्षण इस प्रकार बताया, जैसे मम्मट ने कहा तद दोषो शब्दार्थो सा गुड़ा वन अलंकृति पुनः क्वापी। तो यहाँ पे शब्दार्थों से ही तो काव्यम भामा ने कहा, मम्मट ने कहा तद दोषो शब्द अर्थो। तो देखिए, शब्दार्थो इन्होंने भी कहा है, शब्दार्थो मम्मट में भी, शब्दार्थो भामा में भी है, तद दोषो शब्दार्थो है बस इनका। और विश्वनाथ का वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कौन से आचार्य ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति के काव्य का प्रयोजन, यानी किसने माना कि चतुर्वर्ग की प्राप्ति वही काव्य का जो है मूल उद्देश्य है? भामा, आनंदवर्धन, वामन, कुंतक। तो आचार्य भामा ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। चतुर्वर्ग, इनके अन्य काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग, फल प्राप्ति, कीर्ति, सकल कला, ज्ञान, प्रीति। और वामन ने काव्य प्रयोजन कीर्ति और प्रीति को माना है। तो वामन ने किसको माना है कि वो किस उद्देश्य से लिख रहे हैं? एक तो कीर्ति मिले, कीर्ति भी मिले, प्रीति भी मिले, है ना, तो कुछ ऐसा है वामन का फंडा। भामा ने कहा चतुर्वर्ग की प्राप्ति हो। इनके अन्य काव्य प्रयोजन में चतुर्वर्ग, फल प्राप्ति में कीर्ति, सकल कला, ज्ञान, प्रीति। वामन का हमने बता ही दिया कि कीर्ति और प्रीति है। आनंदवर्धन ने काव्य प्रयोजन विनय मुखीकरण प्रीति को माना है। और कुंतक ने काव्य प्रयोजन चतुर्वर्ग, फल प्राप्ति, जया, सम्मति, उपदेश, परमानंद, यश को माना है।
आचार्य दंडी के काव्य हेतु किसे माना है? तो आचार्य दंडी निपुणता, जीवनेच्छा, प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अभ्यास। तो जो दंडी हैं आचार्य दंडी, उन्होंने काव्य हेतु यानी काव्य के पीछे जो कारण है उसके लिए उन्होंने माना है कि हमारे अंदर प्रतिभा होना चाहिए, शास्त्र ज्ञान हो प्लस अभ्यास। मान लीजिए आपने कुछ काव्य लिखना है, तो काव्य के पीछे का कारण कह रहे हैं कि काव्य हेतु क्या है। तो कह रहे हैं काव्य हेतु कि एक तो आपके अंदर एक होता है ना कि जन्मजात प्रतिभा हो कि आपको वो चीज़ करना ही करना है, आता है पहले से। एक तो हो कि आपने पढ़ लिख लिया और शास्त्र ज्ञान वगैरह हो गया हो, तो प्रतिभा भी है प्लस शास्त्र का ज्ञान भी है और प्लस आपने रेगुलर प्रैक्टिस की, अभ्यास भी हो गया। तो दंडी ये मान के चलते काव्य हेतु प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और जो अभ्यास हो ये होना चाहिए। इनके काव्य सृजन का प्रचलित श्लोक भी है काव्य के लिए। उन्होंने कहा नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम चा बहु निर्मलम, नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम चा बहु निर्मलम, अमानदाची योगेश्वर करड़ा काव्य संपदा। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? भाई अच्छी चीज़ें हैं, कविता वगैरह साहित्य तो जीवन में कह सकते हैं ना कि तरंगों का संचार कर देता है, तो साहित्य के बिना जीवन ही अधूरा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से, अगर आपने अच्छा साहित्य पढ़ लिया तो आप कम से कम मानव बन के ही रहने वाले इस धरातल पे। तो वो चीज़ है कि कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। कविता के संदर्भ में यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। डॉक्टर नगेन ने कहा रसात्मकम शब्दार्थ ही काव्यम, यानी रसात्मक शब्दार्थ ही तो काव्य है और उसकी छंदों में विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में कविता है। नाट्य शास्त्र से संबंधित निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? अब यहाँ पे देखिए, अगर क्रम आपको याद है, अभिनव भारती 10वीं सदी के उत्तरार्ध, 10 रूपक की 11वीं सदी, नाट्य दर्पण 12वीं सदी, भाव प्रकाशन 13वीं सदी। और अभिनव भारती अभिनव गुप्त का है, 10 रूपक जो है धनंजय का है, नाट्य दर्पण जो है रामचंद्र गुणचंद्र का है, भाव प्रकाशन शरद तनय का है। वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन से हैं? तो वक्रोक्ति सिद्धांत है और वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन है? भामा है, मम्मट है, रुद्रट है, विश्वनाथ है। तो वक्रोक्ति बेसिकली ये विरोधी आचार्य विश्वनाथ है, यानी जो वक्रोक्ति सिद्धांत है इसके विरोधी आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया है। तो वक्रोक्ति विरोधी कुंतक, तो वक्रोक्ति विरोधी आचार्य विश्वनाथ है। विश्वनाथ ने कुंतक के सिद्धांतों का खंडन किया। विश्वनाथ द्वारा रचित ग्रंथ है साहित्य दर्पण, जबकि भामा ने काव्य अलंकार तथा रुद्रट ने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति तथा मम्मट ने काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो अभी इसके पहले पढ़ा था कि कैसे अभिव्यंजनावाद को उन्होंने क्रिटिसाइज किया था शुक्ल जी ने। तो अभिव्यंजनावाद के क्रोचे हैं, प्रत्ययवाद के प्लेटो हैं, अभिव्यंजना के क्रोचे हैं, प्रत्ययवाद के प्लेटो हैं, अनुकृति एवं विरेचन त्रासदी के अरस्तु हैं, मार्क्सवाद प्रगतिवादी कार्ल मार्क्स हैं। किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्योगों से माना है? किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणा जो है उसका संबंध माना है कि मानसिक उद्योग से होता है? आइए रिचर्ड ने हमारी मूल्यांकन संबंधी जो धारणा है उसको मानसिक उद्योग से माना है। रिचर्ड ने आलोचना के 2 मूलधार सिद्धांत बनाए हैं, एक मूल सिद्धांत होता है, एक संप्रेषण का सिद्धांत होता है, ऐसा रिचर्ड मानते हैं। गलत कथन कौन सा है? कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। बिंब अमूर्त विषयों को साकार करता है। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको देखना है तो देखिए, कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। जो कविता होती है, कविता में शब्दों के पर्याय होते हैं। कविता के संबंध में गलत कथन है। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है छंद। मुक्त छंद में भी अर्थ की लय होती है। बिंब अमूर्त विषयों को साकार करते हैं। बिंब के अनिवार्य तत्व हैं विवरणात्मक, सपाट बयानी, कल्पना, इंद्रियता। तो कल्पना एवं इंद्रियता बिंब के अनिवार्य तत्व हैं, कल्पना और इंद्रियता। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है, जिसका मतलब मूर्त रूप देना। काव्य में बिंब को वह सब चित्र माना जाता है जो कल्पना द्वारा इंद्रिय अनुभव के आधार पर निर्मित होता है। बिंब पदार्थ नहीं है बल्कि उसकी प्रक्रिया प्रतिछवि है, सृष्टि नहीं पुनर्सृष्टि है। डॉक्टर नगेन क्या मानते हैं? उनके अनुसार काव्य बिंब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस छवि है जिसके मूल में भाव प्रेरणा होती है। बिंब के मूलतः 3 तत्व होते हैं, कल्पना होता है, भाव होता है, इंद्रियता होती है। तो बिंब कैसे? बिंब के बारे में उन्होंने कहा है नगेंद्र ने कि कल्पना होता है बिंब, कल्पना के साथ भाव भी होता है, भाव के साथ इंद्रियता भी होती है। ये 3 चीज़ें हैं। तो बिंब के मूलतः 3 तत्व हैं। औचित्य के आधार पर होता है सामर्थ्य निर्णय, अर्थ निर्णय, सनिधि निर्णय, उपयुक्त सभी।
तो औचित्य के आधार पर सामर्थ्य निर्णय, सनिध निर्णय और अर्थ निर्णय अर्थात उपयुक्त सभी होता है। औचित्य के आधार पर सामर्थ्य निर्णय, सनिध निर्णय, अर्थ निर्णय सब होता है। साधारणीकरण के विषय में कौन सा कथन सही है? साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना भी रस की अनुभूति संभव है। तो देखिए, साधारणीकरण के विषय में सही कथन है आचार्य शुक्ल के अनुसार साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। भट्ट नायक के अनुसार साधारणीकरण के लिए भोजकत्व व्यापार जरूरी है। तो साधारणीकरण के विषय में शुक्ल जी कहते हैं कि इसके लिए आलंबन में धर्म होता है। भट्ट नायक कहते हैं इसके लिए भोजकत्व व्यापार जरूरी है। तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन और भी कंप्लीट किए। हम वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करते क्योंकि आपको भी वो आने लगी। आप 25 ही क्वेश्चन सॉल्व करिए व्याख्या के साथ, लेकिन बहुत ही तन्मयता के साथ। आप यहाँ पे पढ़िए वापस से, फिर PDF जब मिल जाए उसको भी देखिए, सॉल्व करिए। एक चीज़ है कि जितना आप पढ़िए उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और इतना करिए कोशिश सॉल्व कर करके कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा याद रह जाए। विश्वास मानिए, घूम फिर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, सब एक दूसरे एग्ज़ाम में वही चीज़ें आती रहती हैं। अब वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। अगर आपको हर एक टॉपिक का इम्पॉर्टेंट पता चल जाए तो फिर वो सबसे बड़ी बात होती है। तो हिंदी और प्राइड करके हमने इसके पहले भी बताया, हिंदी आवर प्राइड करके अपना टेलीग्राम है, वहाँ से आप लोग कनेक्ट हों। और कोई गलती वगैरह रहे तो भाई उतना माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये अब इतना ही कर पा रहे हैं, इस तरीके से पढ़ाने में कुछ लोग कहते हैं कि विजुअल कम हो रहा है या कुछ और भी प्रॉब्लम, तो मोबाइल से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो जाती है, आवाज़ वगैरह भी आ जाता है। उतना मैनेज करिए, पूरा फोकस ये रखिए कि हमको चीज़ों को बस ग्रैप करना है कि हाँ ये सामने क्या है, PYQ किस प्रकार आता है, आप वो ट्रेंड को दिमाग में अपने सेट करिए। तो आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।